हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत है छत्तीसगढ़ के इस पार्ट में, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के इस पार्ट में। और आप देख पा रहे हैं सीजी कॉम्पिटिटर्स का यूट्यूब चैनल। हम बातें कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व के, और इसके अंदर आज दूसरा भाग है, सेकंड पार्ट है, वो आज हम देखने वाले हैं। पिछले क्लास में कुछ व्यक्तित्व, कुछ महान लोगों की बातें की हैं जो छत्तीसगढ़ में अपना उत्कृष्ट योगदान दिए थे। ठीक है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, या समाज के क्षेत्रों में है, अनेक अनेक क्षेत्रों में जो अपना उत्कृष्ट योगदान दिए, ऐसे महान लोगों की चर्चा हम कर रहे हैं। जिसमें से पिछले क्लास में अगर बातें करें तो पिछले क्लास में कितने व्यक्तित्व की बातें की हैं, तो 4-5 व्यक्तित्व की बातें हम कर चुके हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा की हमने बातें की है सबसे फर्स्ट। ठीक है, और ये पंडित सुंदरलाल शर्मा जी राजनीतिक से भी जुड़े थे, साहित्यिक से भी जुड़े थे, कला से भी जुड़े थे, सामाजिक से जुड़े थे। ठीक है, लगभग सभी क्षेत्रों में इनका योगदान रहा है। इनके बारे में हमने बात किए थे और हमने कहा था कि इनका जन्म 21 दिसंबर 1881 में हुआ था और इनका देहांत 1940 को, 28 दिसंबर 1940 को। जन्म स्थान बिल्कुल याद रखिए, जैसे कि मैंने कहा चमसूर राजिम गरियाबंद में इनका जन्म हुआ था। माता पिता का नाम भले याद न रखे, जन्म मृत्यु का डेट भले याद न रखे, जन्म स्थान याद रखें और क्या क्या योगदान दिए हैं, ठीक है, वो आप याद रखेंगे। इसको छत्तीसगढ़ की संज्ञा ठीक है, छत्तीसगढ़ के गांधी की संज्ञा दी जाती है। छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा के नाम से ये जाने जाते हैं, क्योंकि 1918 में पहली बार इन्होंने ही एक नक्शा तैयार किया था। ठीक है, कि ये भाई ये नक्शा यहाँ बाउंड्री होगी और ये छत्तीसगढ़ का नक्शा होगा, ऐसी संकल्पना लेके आए थे। और ऐसे महान व्यक्ति थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा के बारे में बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि मैंने कहा कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका जेल में लिखी, मासिक पत्रिका दुलरवा छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखी। उनकी डेट के हिसाब से अगर बात करें तो 1898 में राजिम में कवि समाज की स्थापना की, 1906 में समित्र मंडल की स्थापना की और इसी समय 1906 में ही राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल भी हुए। ठीक है, 1912 में दान लीला की रचना की, और दान लीला एक खंड काव्य है, छत्तीसगढ़ का क्या है, खंड काव्य है। ठीक है, होते हैं ना हिंदी में देखते हो खंड काव्य, महाकाव्य, जैसे आप महाभारत रामायण है बहुत बड़ा महाकाव्य है, उसी प्रकार यहाँ पर छत्तीसगढ़ का खंड काव्य दान लीला आपको देखने को मिलेगा। 1918 मुंगेली में सतनामी को जनेऊ धारण कराया और सवर्णों की बराबरी दर्जा दिया। 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह हुई थी और हम बात किए थे अच्छी तरीके से कंडेल नहर सत्याग्रह क्या है। ठीक है, नहर के पानी को खेतों में बहा दिया जाता है, उसी मध्यरात्रि को बारिश हो जाती है और पानी चोरी कलजाम यहाँ के ग्रामवासियों पर लगाया जाता है। बाद में आप देखने को मिलता है कि इनके मवेशियों को कुर्क की जाती है इल्ज़ाम लगा के। और इसी नहर सत्याग्रह के चलते पंडित सुंदरलाल शर्मा जी गए थे गांधी जी को बुलाने के लिए, और गांधी जी आए भी थे, लेकिन उनके आने से पहले ही कंडेल नहर सत्याग्रह वापस ले लिया था। कहने का मतलब जो चीज़ उन्होंने मांगी थी, पशुओं की कुर्की की थी, उसको वापस कर दिया था। और इन्हीं के प्रयासों से मैंने क्या कहा, 20 दिसंबर 1920 को पहली बार गांधी जी कहाँ पर आए थे, छत्तीसगढ़ आए थे। फिर 1922 में सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था, अहम भूमिका इसमें निभाई थी, अपनी हाथ बटाए थे। कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका लिखा था, जैसे कि मैंने कह दिया था। 1924 में रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की और 1925 में राजिम में राजी लोचन के मंदिर में हरिजनों को प्रवेश कराया था। ठीक है, कहने का मतलब एक प्रकार के अछूतोद्धार किया था। और आपको पता होना चाहिए ये गांधी जी के पहले ये अछूतोद्धार कर चुके थे, और जिसके चलते गांधी जी इनको क्या माने थे एक प्रकार के, ठीक है, इनकी प्रशंसा किए थे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में आने से
1933 में जब दोबारा आए गांधी जी, तो उन्होंने इनकी जो है प्रशंसा की, छत्तीसगढ़ के गांधी कहे, ठीक है, गुरु करके पुकारे। तो इस प्रकार की बातें हुई थी। 1930 में रुद्री नवा जंगल सत्याग्रह का संचालन किया था। विभिन्न ग्रंथ भी लिखे थे, जैसे सतनामी, भजनमाला, प्रहलाद चरित्र, करुणा पच्चीसी। ये सारी याद रखने पड़ेगी आपको, ठीक है, डेट्स याद रखनी पड़ेगी और ये कुछ कुछ ग्रंथ याद रखने पड़ेगी। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर। हमने क्या कहा था, पंडित रविशंकर शुक्ला। पंडित रविशंकर शुक्ला राजनीतिक क्षेत्र से खासकर जुड़े थे। 2 अगस्त 1877 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 3 दिसंबर 1956 को। जन्म स्थान सागर, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे, ठीक है। कान्य कुंज सभा की स्थापना 1912 में। महाकौशल साप्ताहिक समाचार पत्र लाए थे 1936 में। 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 23 में ही रायपुर जिला परिषद के अध्यक्ष बने थे। 1930 में रायपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 1932 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो द्वितीय चरण था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण था। प्रथम चरण तो आप जानते हैं जो 1930 में, और 1932 में द्वितीय हुआ था। वहाँ पर उनको प्रथम डिटेक्टर का रोल प्ले किया था, ठीक है। 8-9 डिटेक्टर बने थे, जिसमें से प्रथम डिटेक्टर कौन थे आपका, यही है रविशंकर शुक्ला जी। 1937 में खरे की मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने थे। 40 में व्यक्तिगत सत्याग्रह देखने को मिला था इनके अंतर्गत, ठीक है। अलग अलग स्थानों में व्यक्तिगत सत्याग्रह किए थे। आप जानते हैं गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो है आह्वान जब कर दिया था 1940 में, तब से अलग अलग क्षेत्रों में व्यक्तिगत सत्याग्रह देखने को। तो रायपुर में आपको देखने को मिलेगा कौन, पंडित रविशंकर शुक्ला 1940। 1946 में मुख्यमंत्री बने थे और सेंट्रल पोजीशन और बरार दोनों मिला के क्या है, ठीक है, इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री बनाए थे। बाद में जब मध्य प्रदेश नया एक राज्य बन जाता है तो नवगठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना था 1956 में, कौन भाई, पंडित रविशंकर शुक्ला। तो इनकी योगदान के बारे में आप पढ़े हैं और इसको याद जरूर रखिएगा। फिर हमने बात की थी ठाकुर प्यारे लाल सिंह, जो राजनांदगांव से बिलोंग करते हैं। ग्राम दहान है इसका, याद रखेंगे, ठीक है। जन्म मृत्यु याद करने की जरूरत नहीं, हालांकि मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। माता जी नर्मदा देवी, दीनदयाल सिंह, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। शिक्षा याद रखेंगे, प्राथमिक शिक्षा राजनांदगांव से, माध्यमिक शिक्षा रायपुर से, बीए की पढ़ाई नागपुर से की है। सहकारिता और मजदूर आंदोलन का जन्मदाता कहा गया है। सहकारिता को, ठीक है, चप्पे चप्पे तक, गाँव एरिया तक, सभी स्थानों पर ये इन्होंने फैलाया है। 1920 में बीएनसी मिल में हड़ताल हुआ था, ठीक है, मिल मजदूर आंदोलन हुआ था। 1920 के साथ साथ 24 में और 37 में हुआ था, जिसका सभी का नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा किया गया था। 1920 में ही छत्तीसगढ़ में छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता इनको सौंपी गई थी। 1923 में नागपुर में सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उसमें ये भाग लिए थे। 1930 में पट्टा मत लो एवं लगान मत दो, ऐसी जो है इन्होंने, ठीक है, आंदोलन चलाया था, नारे दिए थे। 1936 में रायपुर नगर पालिका अध्यक्ष के बनाए गए थे। 1945 में भूदान आंदोलन से जुड़े सर्वोदय आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कहे गए। 1950 में एक समाचार पत्र आया था जिसको कहा जाता है राष्ट्रबंधु। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रबंधु किसका है, तो आप क्या लिखेंगे, कौन है भाई, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। फिर हमने बात की थी बैरिस्टर छेदीलाल की, जिनका जन्म 1887, 1956 में की मृत्यु। जन्म स्थान अकलतरा, ठीक है, ये बिलासपुर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, क्या है, बिलासपुर अकलतरा। छत्तीसगढ़ के प्रथम बैरिस्टर के रूप में इनको माने जाते हैं। ये बैरिस्टर के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे, विचारक थे, ठीक है, और जन चेतना जागृत करने वाले प्रणेता कहलाए। इनकी शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा अकलतरा में, माध्यमिक शिक्षा बिलासपुर में, उच्च शिक्षा रायपुर में इन्होंने की। बीए की पढ़ाई इन्होंने की। इनका जो विषय था वो अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास आदि देखने को मिला। साथ ही साथ इन्होंने एमए, एलएलबी एवं बार एक्ट लॉ की उपाधि धारण की है। बैरिस्टर छेदीलाल के बारे में और भी बातें हमने किए थे। 1915 में सेवा समिति का गठन बिलासपुर में किया था। स्वराज पार्टी के प्रमुख समर्थक रहे। 1940 में संविधान निर्माता सभा के सदस्य इनको बनाया गया था।
बात साथ ही साथ इनको कई बार गिरफ्तार देखने को मिला, गिरफ्तारी हुई थी। 1932 में पिकेटिंग के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था। 1940-41 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के आरोप लगाकर इनको गिरफ्तार किया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये गिरफ्तार किए गए थे। और ये भी देखने को मिला था कि माखनलाल चतुर्वेदी की एक पत्रिका थी कर्मवीर, उस पत्रिका कर्मवीर का संपादन किसने किया था? बैरिस्टर छेदीलाल ने। ठीक है, किसने किया था? बैरिस्टर छेदीलाल ने। फिर हमने देखे वामन राव लाखे की बातें हमने की। जन्म 17 सितंबर 1872 रायपुर में, 21 अगस्त 1948 को उनकी मृत्यु। कुछ बातें थी जैसे 1913 में रायपुर में कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की। राय बहादुर की उपाधि 1916 में, और रायपुर में होम रूल की स्थापना देखने को मिला। 1920 में राय साहब की उपाधि उन्होंने त्याग दी और जनता द्वारा, लोगों द्वारा, ठीक है, वहाँ के जनता, वहाँ लोगों द्वारा बहुत लोकप्रिय थी, इसीलिए उनको लोकप्रिय की उपाधि देखने को मिली थी। 1921 में रायपुर में विशाल खादी प्रदर्शन में योगदान ये दिए थे। 22 में रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता इनको सौंपी गई थी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में रायपुर में जो है 5 पांडव बनाए गए थे। ठीक है, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ठीक, युधिष्ठिर। तो यहाँ पर आपके युधिष्ठिर कौन थे भाई? यही थे। ठीक है, चलिए 1945 में बलदौ बाजार में किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना भी की। 1947 में रायपुर में ध्वजारोहण भी इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी किनके संदर्भ में? वामन राव लाखे के संबंध। तो हमने पिछली क्लास में जहाँ तक देखे 5 ऐसे प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में देखे जो छत्तीसगढ़ में अपना उत्कृष्ट और प्रमुख योगदान दिए थे। महान व्यक्तियों के बारे में हमने बात की। आगे हम छठे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, छठे व्यक्ति होंगे ई राघवेंद्र राव, वहाँ से हम बातें करेंगे और जितना हो सके आज हम कोशिश करेंगे, ठीक है, जितने प्रमुख व्यक्तित्व की बातें कर सकें। चलिए, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज है पार्ट 2, छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व के संदर्भ में आज भाग 2 देखने वाले हैं। और इसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं छठे नंबर पर। 5 हो चुके थे और छठे नंबर पर हम बात करेंगे किसकी भाई? ई राघवेंद्र राव। कौन है? ई राघवेंद्र राव। और राघवेंद्र राव, चलिए ई राघवेंद्र राव छठे नंबर में आज हम बात करेंगे। चलिए, ई राघवेंद्र राव एक प्रकार की बोल सकते हैं हम राजनीतिक से जुड़े थे। ठीक है, जितने भी फिलहाल देखें लगभग सभी, जैसे ठाकुर प्यारेलाल सिंह हो राजनीतिक से जुड़े थे, रविशंकर शुक्ल राजनीतिक से जुड़े थे। ठीक है, बैरिस्टर छेदीलाल राजनीतिक से जुड़े थे, ये भी राजनीतिक से जुड़े हैं, ई राघवेंद्र राव। चलिए, इनके बारे में हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ई राघवेंद्र राव, जिनका जन्म की बात करें और इनके मृत्यु की बात करें, हालांकि आपको याद नहीं करना है, लेकिन ठीक है, देख सकते हैं 1889 में इनका जन्म हुआ था, मृत्यु हुआ था 15 जून सन 1942 को। जन्म स्थान पक्का याद करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कई बार ये जन्म स्थान को लेकर हर बार लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जन्म स्थान, और जन्म स्थान कामठी नागपुर। कहाँ है? कामठी नागपुर। कहाँ पर? नागपुर, कामठी में इनका जन्म हुआ था। याद रखेंगे, माता का नाम है तो लिख लेते हैं, लक्ष्मी नरसम्मा। लक्ष्मी नरसम्मा। पिताश्री का नाम, पिताजी का नाम, पिताश्री का नाम है नगन्ना राव। नगन्ना राव। चलिए,
इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, चलिए, छत्तीसगढ़ के, याद रखिए छत्तीसगढ़ के ये प्रथम क्या थे, ICS अधिकारी थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम ICS अधिकारी। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस के क्या है, प्रथम अधिकारी ये कहलाए। साथ ही साथ इनकी शिक्षा की हम बातें करेंगे तो ये भी बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है, प्रतिभा के जो है विलक्षण प्रतिभा के बुद्धिमानी व्यक्ति थे। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक और जो माध्यमिक शिक्षा है, ये दोनों भाई साहब ने, कहने का मतलब ई राघवेंद्र राव ने कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ से किया था, बिलासपुर से। अपनी प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा बिलासपुर से किया था। उच्च शिक्षा नागपुर से ये किए थे। उच्च शिक्षा कहाँ से किए थे भाई, नागपुर से किए थे। और वकालत कहाँ से किए थे, वकालत लंदन से किए थे। वकालत कहाँ से किए थे, लंदन से। कहा जाता है कि ई राघवेंद्र राव के जो पिताश्री हैं, ठीक है, ई राघवेंद्र राव के जो पिताश्री हैं, कौन, नगन्ना राव, इनके पिताश्री का क्या हो जाता है, जब देहांत हो जाता है, इनके पिताश्री का जब देहांत हो जाता है तो कहा जाता है कि जिस समय ये वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, जिस समय ये वकालत की पढ़ाई कर रहे थे उसी समय इनके पिताश्री का देहांत हो जाता है बीच में, वकालत के समय। वकालत किसके समय, वकालत के समय। वकालत के समय क्या हो जाता है भाई, इनके पिताश्री का देहांत हो जाता है और कहा जाता है कि ये लंदन से वापस आ जाते हैं, भारत आ जाते हैं, लंदन से वापस आ जाते हैं। ठीक है, वकालत के समय इनका देहांत हो गया था, लेकिन क्या वापस आ जाते हैं और फिर पुनः कहा जाता है कि पुनः ये लंदन में जाते हैं अपनी वकालत को पूरी करने, पुनः वकालत पूरा करने कहाँ जाते हैं, लंदन चले जाते हैं और अपनी पूरा वकालत पूरा करके क्या करते हैं, वापस आते हैं। ठीक है, 1912 में कहा जाता है कि 1912 में ये पुनः कहाँ जाते हैं, वकालत करने लंदन चले जाते हैं। ठीक है, ये सारे काम निपटा के, अपने पिता का देहांत हो गया था, ठीक है, तो ये वापस आ जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, इनके संदर्भ में कुछ कुछ बातें हैं, जैसे कि डेट के हिसाब से हम चलते हैं तो 1915 का डेट है। ठीक है, चलिए, मिस्टर गार्डन के हेड क्वार्टर मजिस्ट्रेट म्यूनिसिपल अध्यक्ष, ठीक है, मजिस्ट्रेट म्यूनिसिपल अध्यक्ष चुने जाते हैं। ठीक है, अध्यक्ष चुने जाते हैं 1915 में। चलिए, 1916 में, 1916 से 27 के बीच, ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, आई थिंक। चलिए, जब ज़रूरत होगा तो मैं अपना वीडियो चलाऊंगा। ठीक है, जब समय आएगा तो
1916 से लेकर 27 के मध्य बिलासपुर नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे। इनके बारे में याद रखिए, बिलासपुर नगर पालिका की क्या बने थे भाई, अध्यक्ष बने थे। असहयोग आंदोलन में छत्तीसगढ़ के प्रमुख आंदोलनकारी ये थे 1920 में। असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये याद रखेंगे। 1920 में क्या हुआ था भाई, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था भारत में, ठीक है, सहयोग नहीं करेंगे। और आप जानते हैं इसी समय बहुत सारे लोगों ने अपनी जो वकालत त्याग दी थी, ठीक है, अपने पद त्याग दिए थे, अपनी जो भी उनको पदवी मिली थी वो भी त्याग दिए थे, ठीक है। ये सारी चीज़ देखने को मिली। असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका, प्रमुख भूमिका निभाए थे ये। उन्नीस सौ छत्तीस में मध्य प्रांत के प्रभारी राज्यपाल बने थे। ये भी याद रखिए, मध्य प्रांत के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, मध्य प्रांत के प्रभारी राज्यपाल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 1936 में मध्य प्रांत के प्रभारी राज्यपाल का जो है राज्यपाल सौंपे थे, ठीक है, प्रभारी राज्यपाल बनाए थे। और याद रखेंगे ये सिर्फ लगभग 4 माह के लिए बने थे, ठीक है। कितने माह के, ठीक है, 4 माह के लिए मध्य प्रांत के प्रभारी राज्यपाल बने थे। साथ ही साथ 1937 में चुनाव हुए थे, आप जानते हैं। इस समय खरे की अध्यक्षता में रविशंकर शुक्ला जी क्या बने थे, मंत्री बनाए गए थे, शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। और उसी समय विधानसभा के विपक्ष जो है के नेता बने थे, ठीक है। ये क्या थे, विधानसभा के विपक्ष के नेता कह रहे हैं, विपक्ष के नेता बने थे। कब की बात है, 1937 में। 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की 8 भारतीय सदस्यों में एक चुने गए थे। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद, देखिए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, वायसराय ने अपनी कार्यकारिणी परिषद को एक्सटेंड किया था और इसके चलते भारतीयों को ये मौका दिया था कि भाई साहब भारतीय, ठीक है, क्या कहते हैं कि भारतीयों को भी मौका दिया था शामिल होने की, कि भारतीय का भी यहाँ पर अगर वो जिम्मेदारी होगी, भारतीय भी अगर आना चाहते तो आइए, ठीक है। और कार्यकारिणी परिषद बनाए गए। तो बहुत सारी बातें हम छत्तीसगढ़ और इंडियन हिस्ट्री में हम बातें की थी। इंडियन हिस्ट्री में ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का एक्सटेंड किया था, क्या क्या खास बातें थी, पूरा हम इंडियन हिस्ट्री में ब्यौरा दे चुके हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए, एक्सटेंड किए थे। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में क्या किया था, 8 भारतीय सदस्यों, 8 भारतीय सदस्यों में, ठीक है, राघवेंद्र राव चुने गए थे। राघवेंद्र राव क्या कहते थे, चुने गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गए आपका। तो राघवेंद्र राव के बारे में इतनी चीज़ें, इतने ब्यौरा काफ़ी है याद रखने को, ठीक है तो बहुत सारे लोगों को तो फिर कितना याद रखेंगे, ठीक है। छठे के बाद हम चलते हैं 7वें नंबर में, एक और राजनीतिक व्यक्तित्व जिसको हम कहते हैं घनश्याम सिंह गुप्त। घनश्याम सिंह गुप्त, चलिए घनश्याम सिंह गुप्त की हम बात करें तो घनश्याम सिंह गुप्त के बारे में इनका जो जन्म हुआ था
वो 22 दिसंबर सन 1885। ठीक है, चलिए 22 दिसंबर 1885 को इनका जन्म हुआ था। कुछ अन्य बात हम कर लेते हैं, जैसे कि इनके संबंध में कुछ बातें हैं। 1934 की बातें हैं। हरिजन सेवा संघ की स्थापना दुर्ग में की थी। ठीक है, हरिजन सेवा संघ की स्थापना। ठीक है, और आप जानते थे कि हरिजन सेवा संघ के बारे में तो 1933 में आप जानते हैं गांधी जी ने हरिजनोद्धार के लिए बहुत कार्य किए थे, और उसी से प्रेरित होकर हर स्थान में हरिजन संघ समूह, हरिजन संस्था की जो है स्थापना की थी, और वहाँ पर हरिजनों के उद्धार के लिए अनेक कार्य किए थे। उनमें से एक घनश्याम सिंह गुप्त छत्तीसगढ़ में 1934 में हरिजन संघ की स्थापना की थी, और वो कहाँ पर की थी? दुर्ग में। ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ पर हरिजन संघ सेवा की स्थापना कहाँ पर किया गया था? दुर्ग में इन्होंने किया, और साथ ही साथ अध्यक्ष भी ये चुने गए, अध्यक्ष भी रहे। ये भी याद रखें, इस हरिजन संघ सेवा संघ की स्थापना इन्होंने खुद की, और इनके अध्यक्ष भी ये खुद रहे, तो इनके बारे में याद रखेंगे ये बातें। चलिए, फिर 1937 में मध्य प्रांत की विधानसभा में अध्यक्ष भी चुने गए। तो मैंने कहा 1937 में, अभी हमने देखे 1937 के चुनाव में विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन बने थे? ई राघवेंद्र राव। ठीक है, रविशंकर शुक्ल को शिक्षा मंत्री बनाया गया था, और यहाँ पर 1937 मध्य प्रांत के विधानसभा में अध्यक्ष बने थे। मध्य प्रांत के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला, अध्यक्ष बने थे। चलिए, इसको छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष कहा गया है। ठीक है, याद रखिए इनको क्या कहा गया भाई? छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष कहा गया है, पुरुष कहा है। घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग में उन्होंने ध्वजारोहण फहराया था। ये भी याद रखिए 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण किया था। ठीक है, नागपुर में कोई और, रायपुर में कोई और, दुर्ग में कोई और, बिलासपुर में कोई और। तो 1947 में, ठीक है, दुर्ग में ध्वजारोहण, दुर्ग में क्या है? ध्वजारोहण इन्होंने किया था, तो इनके बारे में याद रखिए। चलिए, इनकी कुछ रचनाएं भी हैं भाई साहब, इन्होंने कुछ रचनाएं भी लिखे हैं, तो इससे समझे कि ये साहित्यिक से भी जुड़े थे। ठीक है, ये राजनीतिक के साथ साथ साहित्यिक से भी जुड़े थे। तो इनका जो है क्षेत्र क्या है? राजनीतिक प्लस साहित्यिक। ठीक है, इनका क्षेत्र किस क्षेत्र से बिलोंग करते? खासकर राजनीतिक में ज़्यादा जो है एक्टिव थे। चलिए, रचनाएं अफजल खान की तलवार, कौन कौन सी रचनाएं हैं? अफजल खां की तलवार, शिवाजी का बकनक, मेरे स्मरण, महाराणा प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह। ये इनकी क्या है? रचनाएं हैं जो उन्होंने खुद लिखी भाई, घनश्याम सिंह गुप्त।
तो घनश्याम सिंह गुप्त के बारे में ये सारी बातें आपको याद रखनी है। फिर एक और व्यक्तित्व है जिसको हम कहते हैं यति यतन लाल। ठीक है, एक और व्यक्तित्व का नाम हम लिखेंगे जिसको हम कहें यति यतन लाल। ये भी राजनीतिक से जुड़े, तो अभी फिलहाल और राजनीति की दृष्टि से हम देख रहे हैं। इनका अगर जन्म की हम बातें करें, जन्म, तो जन्म हुआ था भाई साहब 1894 को, और इनका जो देहांत की बातें करें तो देहांत हुआ था 19 जुलाई सन 1946 को। जन्म स्थान याद रखेंगे, जन्म स्थान कहाँ है आपके, बीकानेर। बीकानेर जन्म स्थान कहाँ है, बीकानेर। चलिए, स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, फिर राजनीतिक से जुड़े थे और राजनीतिक या राजनीति से जुड़े थे, स्वतंत्र सेनानी थे। ठीक है, आदि आप देख सकते हैं इनके संदर्भ में बातें। चलिए, कुछ डेट से आपको मुलाकात कराते हैं। जैसे 1919 में, ठीक है, ये राजनीति से जुड़े, चूंकि ये पहले से मैं बता चुका हूं कि ये क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे। बाद में 1919 में क्या थे, राजनीतिक से जुड़े। कांग्रेस की सदस्य ग्रहण की 1921 में, याद रखिए 1921 में इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। 1922 में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बनाए गए। 1922 में क्या बनाया गया भाई, जिला कांग्रेस कमेटी के क्या बनाए गए, उपाध्यक्ष नियुक्त। चौबीस 25 में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। 1924-25 में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, ये याद रखिए। चलिए, 1933 में हरिजन उद्धार आंदोलन में ये सक्रिय रहे। ठीक है, 1933 में याद रखिए, हरिजन उद्धार आंदोलन में क्या कहे, के प्रचार में क्या है, सक्रिय रहे। तो जैसे गांधी जी अपना 1933 में स्टार्ट कर देते हैं हरिजनोद्धान के लिए। ठीक है, ये कैसे करते हैं हमने देखे थे। ठीक है, जब गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद चले थे, जब वो लंदन में गए थे, आप जानते हैं लंदन में हुआ था गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, 30, 31, 32 लंदन में गोलमेज सम्मेलन देखने को मिला था। और लंदन में गोल सम्मेलन में आखिरी सम्मेलन में जब ये बातें उठाई गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कि भाई साहब, हम इतने दिनों से दलित वर्ग को शोषण हो रहा है, इतने दिनों से, ठीक है, दलित लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, अब समय आ गया है कि उस अत्याचार के लिए उनको आरक्षण दिया जाए, दलित वर्गों को, ठीक है, एक सिक्योरिटी प्रदान की जाए। बाद में ये नाराज हो जाते हैं, कौन, गांधी जी, और कह जाते हैं कि भाई साहब आप जो बोल रहे हैं वो सही है, चलो मान लेते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि दलित वर्ग को एक अलग आप आरक्षण दे देते हैं
तो दिक्कत यहाँ पर ये होती है कि हिंदू न रहेगा, ठीक है, हिंदू में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब तो हिंदू मुसलमान बढ़ते हैं, हिंदू ही अपने में बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार की उन्होंने कुछ बातें कही थी जो पूरा ब्यौरा दिया था। बाद में उन्होंने कहा था कि गांधी जी कहा था कि बाद में मैं हरिजन के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य करूंगा। और बाद में जब लंदन से वापस आते हैं तो अपनी राजनीतिक जो दृष्टिकोण है, ठीक है, अपनी जो राजनीतिक सेवा थी उसको थोड़ा हट के सामाजिक सेवा की तो तरफ जो है थोड़ा अग्रसर होते हैं और हरिजनों के लिए, ठीक है, हरिजन के उद्धार के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। हरिजन के उद्धार के लिए बहुत संस्थाएं खोली जाती है, इसके द्वारा, गांधी जी द्वारा, और थोड़ा छुट्टी ले लेते हैं राजनीतिक से। तो इस प्रकार से हमने बातें की थी इतिहास में, ठीक है। और उसके संदर्भ में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में ही भी जो है अलग अनेक जगहों पर हरिजन को उद्धार के लिए प्रचार प्रसार किए थे। और जैसे देखिए दुर्ग में भी जो हरिजन के लिए हरिजन सभा संघ की स्थापना की थी, अभी हमने बात की थी घनश्याम सिंह गुप्त के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार की आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक चीज आप याद रखेंगे इनके बारे में, एक महत्वपूर्ण बातें ये है कि इनके, ठीक है, इनके याद में क्या किया जाता है, इनके याद में एक पुरस्कार दी जाती है, अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार, ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, ठीक है, प्रत्येक वर्ष राज्य अलंकरण पुरस्कार से पुरस्कार किया जाता है विभिन्न व्यक्तित्व को, ठीक है। तो याद रखिए इनके स्मृति में प्रतिवर्ष, ठीक है, छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इनके स्मृति में प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में, कौन से, गौ रक्षा के क्षेत्र में क्या किया जाता है, राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। हम बाद में पढ़ेंगे राज्य अलंकरण पुरस्कार 2022 का पूरा हम किसको क्या मिला है, ठीक है, कौन कौन क्षेत्र में मिला है, कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ये सभी आप याद रखेंगे। लेकिन याद रखिए यति यतन लाल की स्मृति में प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, राज्य अलंकरण पुरस्कार दी जाती, जो हमेशा आपको याद रखने पड़ते हैं, हर वर्ष वो दिया जाता है, ठीक है। दिसंबर के समय आई थिंक उस समय आप देखेंगे 1 दिसंबर के समय 1 नवंबर को जब हमारा राष्ट्र जो छत्तीसगढ़ राज्य बना है उसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है, और उसके स्थापना दिवस के अंतर्गत उसी समय ये पुरस्कार नामित किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे कैटेगरी 22-25 कैटेगरी में ये अलंकरण पुरस्कार दी जाती है, जिसमें से एक कैटेगरी है अहिंसा गौ रक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद जो पढ़ेंगे एक है खूबचंद बघेल, ठीक है, और खूबचंद बघेल के स्मृति में भी एक अलंकरण पुरस्कार दी जाती है, ठीक है। किस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, किस क्षेत्र में भी, कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, अलंकरण पुरस्कार इसकी दी जाती है। तो ये भी हम याद रखेंगे। चलिए तो यति यतन लाल के बारे में हो गया, अब बातें करेंगे कौन से, खूबचंद बघेल। आठवें नंबर पर है आपका खूबचंद बघेल। 8 हो गए, 9th नंबर। खूबचंद बघेल, और साथ ही साथ आपने सुने स्वास्थ्य सेवा में भी इनका नाम है, ठीक है। खूबचंद बघेल।
जो आप देखते हैं 5 लाख का चिकित्सा, ठीक है, वगैरह सुने ना, 5 लाख के चिकित्सा, तो खूबचंद बघेल योजना, चिकित्सा योजना, ये सारी बातें आप जानते हैं। चलिए, इनके बारे में बात करेंगे। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था भाई, कब हुआ था? 1900 में हुए थे। मृत्यु के बारे में बात करें तो 1969 मृत्यु कब हुआ था, इनका देहांत कब हुआ था? 1969। तो 1969 वर्ष ये जीवित रहे। जन्म स्थान याद रखेंगे कहाँ पर? रायपुर में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है भाई? रायपुर में, ये आप याद रखेंगे। चलिए, याद रखेंगे इनकी शिक्षा दीक्षा। शिक्षा दीक्षा के बारे में बात करें, प्रारंभिक शिक्षा जो है वो रायपुर में हुई थी। कहाँ पर? पथरी और रायपुर, जहाँ इनका जन्म हुआ था। देखिए, जन्म हुआ था पथरी में, ठीक है, ये याद रखिए, मैं रायपुर डायरेक्ट लिख दिया। जन्म स्थान हम याद रखिए पथरी है, और पथरी रायपुर में। तो इनका प्रारंभिक शिक्षा रायपुर और पथरी स्थान पर देखने को मिला था, ठीक है। मैट्रिक की परीक्षा, मैट्रिक की परीक्षा आप देखेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी से 1918 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ठीक है। चलिए, और जस्ट 2 साल बाद, ठीक है, चलिए, उन्नीस 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की चिकित्सा शिविर में वॉलंटियर थे। ये उतना ज़रूरी नहीं है। नागपुर के चिकित्सा शिक्षा में जो परीक्षा पास की, ये भी उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, ज़रूरी है आपका यहाँ पर 1931 का डेट। 1931 में क्या हुआ था? चलिए, 1931 में सरकारी पद, ठीक है, और वो मेडिकल ऑफिसर के पद पे थे, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर। देखिए 1931 में, ठीक है, एक सरकारी पद में तो थे ही, सरकारी पद, और इस सरकारी पद का नाम है मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर। आप समझ सकते हैं अब फिर कि क्यों इनके नाम पर क्यों चिकित्सा के क्षेत्र में एक योजना लाई गई थी, खूबचंद बघेल योजना, जो 5 लाख का प्रीमियम आपको देता है, ठीक है। आपके विभिन्न जो बीमारी जो भी है, तो 5 लाख का प्रीमियम आपको देता है। 5 लाख के जो है इलाज आप करा सकते हैं। किस योजना के तहत? खूबचंद बघेल योजना के तहत। तो बस आपका राशन कार्ड होना चाहिए आपके नाम पर, आपके परिवार के नाम पर, और जिनका राशन कार्ड में ये जुड़ा है, ठीक है, तो वहाँ जाके आप दिखा सकते हैं। पहले वो स्मार्ट कार्ड चलता है, लेकिन खूबचंद बघेल जो है इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष आप 5 लाख का प्रीमियम आप ले सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। और आप जान सकते हैं क्यों? क्योंकि ये पहले सरकारी पद में थे, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर थे, ठीक है। और इसी का तो भाई जो व्यक्ति जिस फील्ड में है उसी फील्ड के आधार पर उनको, ठीक है, या उनको पुरस्कार दिया जाता है, या उनको उनके नाम पर कोई उसके स्मृति पर कोई अलंकार पुरस्कार दिया जाता है, या उनके नाम पर कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं। चूँकि असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर थे खूबचंद बघेल साहब, और इसी कारण उनके नाम पर खूबचंद बघेल योजना दी जाती है। लाभ मिलता है 5 लाख का प्रीमियम प्रति वर्ष इलाज में, ठीक है, विभिन्न प्रकार के इलाज में। ये जो सरकारी जो पद थे इनका, भाई साहब का जो सरकारी पद थे, इस सरकारी पद को क्या किए थे? त्याग दिए थे।
ठीक है, कब की बात है? 1931 में सरकारी पद को त्याग दिए थे और 1931 में ही इन्होंने कांग्रेस में अपना झंडा गाड़ने स्टार्ट कर दिए। कांग्रेस में क्या कर दिए? कांग्रेस में प्रवेश किए। ठीक है, कांग्रेस में क्या किया? प्रवेश देखने को मिला। चलिए, साथ ही इनके बारे में याद रखिए 1931 में, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण स्टार्ट हो गया था। हालांकि 1932 में पूरा जोर शोर हुआ था। ठीक है, 1932 में हुआ था, तो 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में, ठीक है, रायपुर जिले के डिटेक्टर नियुक्त किए थे। ठीक है, रायपुर से डिटेक्टर, रायपुर के डिटेक्टर, ठीक है, ये 8वें डिटेक्टर थे, 8वें नंबर के डिटेक्टर थे। ठीक है, और मैंने बताया था 8-9 डिटेक्टर बने थे। ठीक है, और अपना कार्यभार संभाले थे अलग अलग स्थानों पर। तो 1931 में आप देख सकते हैं। चलिए, 1946 की हम बातें करें तो 1946 में देखने को मिलेगा कि कांग्रेस चुनाव के रायपुर तहसील में निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, कांग्रेस चुनाव में रायपुर तहसील से, रायपुर तहसील क्या चुने गए थे? निर्विरोध चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए। ये याद रखेंगे। 1950 में कृषक मजदूर पार्टी में शामिल, कृषक मजदूर पार्टी में शामिल, ये याद रखेंगे। साथ ही 1951 में 1951 में विधानसभा के लिए पार्टी में निर्वाचित, विधानसभा हेतु पार्टी में निर्वाचित। 1962 में विधानसभा अध्यक्ष बने थे, याद रखेंगे। 1962 में विधानसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के लिए चुने गए 1965 में, राज्यसभा के लिए चुने गए, ये याद रखेंगे। कुछ संस्थापक इन्होंने किए थे, जैसे 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना की थी। छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना देखने को मिली थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है वनडे एग्जाम में। 1967 में राजनांदगांव में, ठीक है, मातृसंघ की स्थापना की। ठीक है, भातृसंघ की स्थापना की। ये संस्थापक हुए, स्थापना जो भी है। ये दोनों देखने को मिला था आपका राजनांदगांव में। कहाँ पर? राजनांदगांव में। तो इन्होंने राजनांदगांव में 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना की, 1967 में भातृसंघ की स्थापना की। दोनों कहाँ पर की? राजनांदगांव में की है। ठीक है, चलिए, तो ये कितने नंबर के हो गए? ये हो गया 9वें नंबर का। चलिए,
आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा विलम्ब है। 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे, छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में आगे की बातें करेंगे। ठीक है, 10वें नंबर पर जो भी होगा। ठीक है, जैसे अभी तो खैर बहुत बाकी है जो भी हम देखेंगे। फिलहाल तो 2 मिनट का ब्रेक है, फिर वापस आके बात करते हैं। चलिए।
चलिए नमस्कार, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार जारी हमारे YouTube चैनल सीजी कंप्यूटर्स और आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की इस क्लास में छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व। आज दूसरा भाग है, कंटिन्यू करते हैं। ये पूरा राजनीतिक से जुड़े हम देख रहे हैं, अब देखेंगे साहित्यिक से जुड़े। साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े कुछ प्रमुख व्यक्तित्व की हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख पाएंगे, एक तो हम नाम लेंगे हीरालाल काव्योपाध्याय। ठीक है, काव्योपाध्याय, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो एक एक करके हम बातें करेंगे। चलिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इनके बारे में क्या क्या बातें हैं। जन्म याद रखेंगे 1856 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, राखी भाटा गांव। स्थान राखी भाटा गांव। ठीक है, और ये धमतरी के निकट आता है, धमतरी जिले के अंदर। छत्तीसगढ़ के पारणी के नाम से प्रसिद्ध है भाई। इनको क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का पारणी। ये क्या है, छत्तीसगढ़ के पारणी से प्रसिद्ध के नाम से क्या थे, प्रसिद्ध थे। ये याद रखिए। ठीक है, चलिए, इन्होंने एक बुक लिखी थी, आपको याद रहा होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है व्याकरण। ठीक है, एक बुक लिखी थी। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा, पढ़ते हैं। कौन सा, छत्तीसगढ़ का व्याकरण, छत्तीसगढ़ व्याकरण। और छत्तीसगढ़ व्याकरण नामक बुक जो है ये 1890 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। 1890 में ये बुक लिखे थे, छत्तीसगढ़ व्याकरण। ठीक है, चलिए, तो इनके बारे में याद रखिए। और ये भी याद रखिए, इन बुक से एक व्यक्ति बहुत प्रभावित था। ठीक है, सर जॉर्ज ग्रेसन याद आ रहा होगा। ठीक है, ये सर जॉर्ज ग्रेसन ने इस बुक का क्या किया था, अनुवाद किया था। ठीक है, अनुवाद कराया था। इतने प्रभावित थे कि इस बुक का अनुवाद, ठीक है, कराया था। जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में, ठीक है, इन बुक का क्या किया था, प्रकाशित कराया था अनुवाद करके। तो ये आप याद रखेंगे इनके बारे में, हीरालाल काव्योपाध्याय। चलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अन्य और तथ्य, अन्य और बातें। साहित्यिक क्षेत्र में अगर हम दूसरे नंबर पर चर्चा करें तो माधवराव सप्रे साहब, और इनके बारे में आप जानते ही, हैं। ठीक है, जन्म 1871 में इन हुआ था। ठीक है, स्थान की अगर बात करें, जन्म का स्थान कहाँ है, पथरिया ग्राम दमोह। पथरिया ग्राम दमोह। ठीक है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश। पथरिया ग्राम दमोह मध्य प्रदेश में यह जन्म हुआ था। ठीक है, इनके क्षेत्र की बात करें, किस किस फील्ड में इनको महारत हासिल है। एक तो ये कहानीकार थे, कहानी लिखते थे। निबंधकार थे, निबंध लिखते थे।
ठीक है, अनुवादक थे, संपादक थे, ठीक है, आदि क्षेत्रों में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। साथ ही साथ इनको छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है भाई? पत्रकारिता का जनक इनको कहा जाता है, माधवराव सप्रे को। साथ ही साथ इनके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1900 में, ठीक है, एक मासिक पत्रिका आई थी छत्तीसगढ़ मित्र नाम की, छत्तीसगढ़ मित्र, ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। और कहाँ से किया था भाई? छत्तीसगढ़ मित्र की मासिक पत्रिका का प्रकाशन पेंड्रा रोड से। कहाँ पर? पेंड्रा रोड से, पेंड्रा रोड। गौरेला पेंड्रा मरवाही, पेंड्रा रोड कहाँ? गौरेला पेंड्रा मरवाही, गौरेला पेंड्रा मरवाही। पहले बिलासपुर में आता था, ये गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत आएगा। चलिए, ये 3 वर्ष तक ही चला। 1903 में इनको बंद कर दिया गया, ठीक है, 1903 में बंद हो गया। 1903 में क्या हुआ? बंद कर दिया गया, बंद हो गया कुछ आर्थिक स्थिति के कारण, आई थिंक, ठीक है, ये बंद हो गया। 1908 में भी प्रकाशन किया था। 1908 में हिंद केसरी, ये माधवराव सप्रे जी बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने भी जो है केसरी जो है लिखे थे, ठीक है, मराठी में, ठीक है, तो हिंद केसरी आपको देखने को मिला था। तो बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे। कुछ प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। रामचरित्र, एकनाथ चरित्र आदि इनकी क्या है? रचनाएं हैं। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए, दूसरे नंबर के बाद हम चलते हैं तीसरे नंबर। साहित्यिक दृष्टि से एक और व्यक्ति महत्वपूर्ण है जिसको बोलते हैं लोचन प्रसाद पांडे, ठीक है। एक है लोचन प्रसाद पांडे, दूसरा बंशीधर पांडे। लोचन प्रसाद पांडे, चलिए इनके बारे में क्या क्या बातें हैं। एक तो पहली बात है, इनके जन्म को लेकर हम बातें करें तो 1887 में इनका जन्म हुआ था। स्थान की बातें करें, ठीक है, तो ये हुआ था आपके बालपुर, कहाँ? जांजगीर चांपा, ठीक है। इनके बारे में याद रखेंगे, ये नाटककार थे, छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार, छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार, याद रखेंगे। और नाटक लिखा था इन्होंने कलिकाल, क्या लिखा था? कलिकाल। चलिए, इनको कुछ उपाधियां भी मिली थी, जैसे काव्य विनोद,
साहित्य वाचस्पति, साहित्य वाचस्पति, ठीक है, ये इनकी क्या है, उपाधियां हैं। प्रमुख रचनाएं, कौन कौन सी रचनाएं लिखी थे, दो मित्र, माधव मंजरी, कौशल रत्नमाला, कौशल रत्नमाला आदि इन्होंने रचनाएं लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है आपके बंशीधर पांडे, ठीक है, इनके बारे में याद रखिए। जन्म इनका हुआ था 1892 और स्थान भी वही है क्योंकि दोनों भाई हैं। स्थान क्या है भाई, बालपुर, जांजगीर चांपा, ये याद रखेंगे। चलिए, इनके क्या है, भाई हैं भाई, किसके, लोचन प्रसाद पांडे के। प्रथम कहानीकार तथा उपन्यासकार, इनके बारे में याद रखिए। प्रथम कहानीकार एवं उपन्यासकार। चलिए, उपन्यास इन्होंने लिखी थी ईरू की कहानी, ठीक है, इनका उपन्यास क्या था भाई, हीरू की कहानी, कहानी याद रखेंगे। ये 1926 में देखने को मिला था। चलिए, प्रमुख रचनाएं इसकी बात करें तो रचनाएं याद रखेंगे। विश्वास का फल, विश्वास का फल, गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र मोक्ष इत्यादि। अब तो है बहुत सारे, जैसे पद्मलाल पुनाल, बख्शी, गोपाल मिश्र, मुकुरधर पांडे, ठीक है, लेकिन हम साहित्यिक के क्षेत्र में अलग और बातें करेंगे, ठीक है, तब उसको हम देखेंगे। फिलहाल और बहुत सारे हैं, किसको किसको लिखे, कम से कम 40 से 50 70 के आसपास हैं, तो उतना तो हम पढ़ा भी नहीं सकते और उतना देख नहीं सकते। कुछ और जो और महत्वपूर्ण है, जैसे कि वीर नारायण सिंह है, गुंडाधुर है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो हम जो स्वतंत्रता सेनानी की हम बात करेंगे, स्वतंत्रता सेनानी से रिलेटेड जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं वीर नारायण सिंह, पहले हम बात करेंगे किसकी भाई, इसमें मैं लिख देता हूँ, सही लिखना होगा शहीद वीर नारायण सिंह, लिखना सही क्या होगा, शहीद वीर नारायण सिंह। चलिए, ठीक है, एक मिनट थोड़ा
चलिए शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में हम बात करेंगे। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था भाई? 1795 में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था सन 1795 में। ठीक है, चलिए स्थान कौन सा है? स्थान कौन सा है? आपकी बलौदा बाजार, सोना खान। कहाँ पर? सोना खान, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, इनके बारे में याद रखिए। साथ ही साथ आपको याद रखना है इनकी मृत्यु के बारे में। इनका देहांत, ये शहीद हुए थे और ये कब हुए थे आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा पूरा ये डेट। 10 दिसंबर 1800 कब? 57। 10 दिसंबर 1857। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और कहाँ पर? जय स्तंभ चौक में तोप से उड़ा दिए गए थे। जय स्तंभ चौक में क्या किए थे? फांसी देकर तोप से उड़ाए थे। फांसी देकर तोप से उड़ा दिए। ये बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा पूरा 10 दिसंबर 1857, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। 10 सितंबर 1857, 10 नवंबर 1857 या 56, ऐसे कुछ चेंज कर करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। जन्म के बारे में भी याद रखिए, सन 1795। ठीक है, चलिए इनके पिताजी का नाम श्री राम साहब बिंझवार थे और ये बिंझवार जाति से ताल्लुक़ रखते थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पिता का नाम क्या था? श्री राम। ठीक है, श्री राम साय बिंझवार। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह किस जाति से ताल्लुक़ रखते थे? तो याद रखेंगे बिंझवार जनजाति से। किस जनजाति से? बिंझवार जनजाति से। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बिंझवार जनजाति, तो बिंझवार जनजाति से ताल्लुक़ रखते थे। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तीनों के तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर बार आए हैं लगभग। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनके जन्म को लेकर CGPSC 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। स्थान को लेकर CGPSC 2017 में पूछा गया है। जाति को लेकर CGPSC 2020 में पूछा गया है। ठीक है, इनके जनजाति को लेकर, हाँ वही जाति को लेकर जनजाति को 16 में पूछा गया है। इनके मृत्यु को लेकर CGPSC 2020 में पूछा गया। तो लगातार इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए साथ ही साथ आपको और बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि इसके ये जो है छत्तीसगढ़ में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के शहीद माने, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद माने जाते हैं। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम शहीद माने जाते हैं। प्रथम शहीद माने जाते हैं, याद रखेंगे। साथ ही इनके बारे में आपको याद रखेंगे कि इनके नाम पर बहुत कुछ चीज़ें बनी हैं। ठीक है, जैसे इनके नाम पर महासमुंद में कोडार बांध बना है। ठीक है, इनके नाम पर। ठीक है, वीर नारायण सिंह बांध। ठीक है,
तो महासमुंद को कोडार बांध का नाम रखा गया है, महासमुंद के, ठीक है। जो कोडार नदी होती है, कोडार नदी पर एक बांध बना है, अब नदी नाले पड़ चुके हैं। महासमुंद के कोडार बांध का नाम इनके नाम पर रखा है, ठीक है, इनके नाम पर रखा गया है। साथ ही साथ आप याद रखिए वीर नारायण सिंह स्टेडियम आपको पता होगा, ठीक है, वीर नारायण सिंह स्टेडियम, और ये कहाँ पर है भाई, परसदा, और ये कहाँ आता है, रायपुर में। तो रायपुर परसदा में जो स्टेडियम है वो वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, वीर नारायण सिंह, ठीक है, स्टेडियम, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है भाई। यहाँ पर अब लगातार छत्तीसगढ़ को पहचान मिल रही है, ठीक है, क्रिकेट के स्तर पर, क्रिकेट के लेवल में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। छत्तीसगढ़ से सिलेक्शन भी हो रहा है, आईपीएल में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो वीर नारायण सिंह स्टेडियम है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, और कहा जा रहा है कि अभी आईसीसी ने ये भी जो है एक जिक्र किया है, ठीक है, और बीसीसीआई ने ये कहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में अभी जो वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक है, 24 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, 23-24 का, उस वर्ल्ड कप में हो सकता है छत्तीसगढ़ को ये मौका मिले कि इस स्टेडियम पर ये कुछ मैच हों। तो ये भी आप देखिए, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है छत्तीसगढ़ को, ठीक है, इस स्टेडियम के कारण छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। शहीद वीर नारायण सिंह का को जो है, इनके जो है जो छाप छोड़े हैं इन्होंने, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने जो भाग लिए हैं, ठीक है, तो उनके कारण इनका नाम यहाँ पर स्टेडियम के नाम पर रखा गया है, ठीक है, इनके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो याद रखिए वीर नारायण सिंह बांध इनके नाम में जो है इनका नाम चेंज कर दिया गया, कोडार बांध को वीर नारायण सिंह बांध रखा गया है। महासमुंद में जो है क्रिकेट स्टेडियम वीर नारायण सिंह स्टेडियम रखा गया है, परसदा जो रायपुर में है, ये याद रखिए, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासी उत्थान के लिए, ठीक है, पुरस्कार दिया जाता है, ये भी है, ठीक है, पुरस्कार इनके स्मृति में क्या किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदिवासी उत्थान क्षेत्र में, आदिवासी उत्थान के क्षेत्र में क्या किया जाता है, इनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है, इनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। तो आप ये याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो ये जितने फैक्ट है यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए भाई। चलिए, अब बात जो करेंगे वो है आपका, एक है आपका गुंडाधुर, ठीक है। चलिए, एक के बाद एक दूसरे नंबर पर चलेंगे गुंडाधुर। इनके नंबर भी पुरस्कार दिए जाते हैं भाई, आप जानते हैं गुंडाधुर में खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है गुंडाधुर, ये भी आप याद रखेंगे, खैर मैं तो बताऊंगा। चलिए देखिए इनके संबंध में क्या क्या बातें हैं, ये किस से जो है किस जनजाति से बिलोंग करते थे। तो याद रखिए जनजाति क्या है, जनजाति क्या है, याद रखिए
ये धुरवा जनजाति, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। किस जनजाति से बिलोंग करते हैं? धुरवा जनजाति से बिलोंग करते हैं, इनके बारे में याद रखेंगे। भूमकाल विद्रोह का प्रमुख 2 फरवरी 1910 बस्तर में भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। बस्तर में भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व याद रखेंगे। चलिए, चलिए इसके नाम पर एक याद रखिए, इसके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार दी जाती है, ठीक है। एक और चीज़ है, इनका तुलना तात्या टोपे से की जाती है, ठीक है। इनकी तुलना तात्या टोपी से की जाती है। ये याद रखेंगे कि इनके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार दी जाती है। इनके नाम पर क्या दिया जाता है भाई? खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। चलिए, धुरवा जनजाति से बिलोंग करते। एक चीज और याद रखिए कि बस्तर के नेतानार ग्राम का रहने वाला था। नेतानार ग्राम के क्या थे? निवासी थे भाई, ये याद रखिए। बस्तर के नेता नाम गांव के निवासी थे। धुरवा जनजाति से ये क्या करते थे? बिलोंग करते थे। 2 फरवरी 1910 को बस्तर में जो भूमकाल विद्रोह हुआ था उनका नेतृत्व किया था, ठीक है। तो ये याद रखिए। चलिए, तात्या टोपी से इनकी तुलना की जाती है क्योंकि तात्या टोपे भी भग गए थे, ठीक है, और ये कभी नहीं पकड़े गए। उसी प्रकार ये कभी नहीं पकड़े गए हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गए आपके क्या है? गुंडाधुर, वीरनारायण से गुंडाधुर। फिर अगर हम बात करें तो एक और व्यक्ति का नाम आता है हनुमान सिंह, ठीक है। मंगल पांडे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे, ये भी याद रखेंगे। चलिए, 2 ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर चीज़ें। अगर हम थर्ड के बारे में याद रखें तो एक है हनुमान सिंह, ठीक है। तो आप ये 3 ही याद रखेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ से संबंधित ये जो स्वतंत्र सेनानी हैं। चलिए, इसको छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है, ये याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का मंडल हो गया, मंगल पांडे कहा जाता है। रायपुर स्थित 3री बटालियन में मैगजीन लेक्चर के पद में थे। रायपुर स्थित 3री बटालियन में क्या थे भाई? मैगजीन लश्कर के पद पर थे। साथ ही साथ इन्होंने हत्या की थी किसे? ठीक है, हनुमान सिंह ने, ठीक है,
एक अधिकारी सार्जेंट की हत्या की थी। ठीक है, सार्जेंट सिडवेल की हत्या की थी। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है बस जो भी है, याद रखें। फिर और क्या है भाई, कोई नहीं है। एक है आपका कृष्ण कुमार झा, रतन जगदलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, उतना जो इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी। स्वर्गीय राम गोपाल तिवारी, उतना इम्पोर्टेंट ये भी नहीं है। तो इम्पोर्टेंट में यही है अभी ज़्यादातर। गुंडाधुर, वीर सिंह, हनुमान सिंह, सुरेंद्र सिंह, ये इनके बारे में ही आप जो है याद रखें। ठीक है, चलिए तो इतना काफ़ी है फ़िलहाल आज के लिए, आज इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारी बातें होगी, जैसे गहिया गुरु, वल्लभाचार्य, ठीक है, मिनी माता, गुरु घासीदास, और आपके बहुत सारे होंगे, तीजन बाई, सूरज भाई खांडे, हबीब तनवीर, कला के क्षेत्र में रामचंद्र देशमुख, दाऊ दुलार सिंह। ठीक है, ये सारी बातें होंगी। हो सकता है अगली क्लास में ख़त्म हो जाए, नहीं तो फिर उसके बाद भी दूसरा मतलब 4th क्लास हो। ठीक है, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाए, देखते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर रखना चाहते हैं, यहीं पर रखते हैं, और ये छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान का सिलसिला जारी रहेगा। आज पार्ट 2 है, जल्दी लाएंगे पार्ट 3। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।